ठीक है जनाब। सो देयर वर सम क्वेश्चंस दैट आई हैड गिवन यू इन द प्रीवियस क्लास। यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस क्या है। आसान से क्वेश्चंस हैं, जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, व्हाट डू यू थिंक ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? ठीक है, माइक पे मुझे आंसर्स चाहिए। ठीक है, मेक श्योर माइक पे आंसर्स आए। फोटो एडिटिंग किस में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। ग्राफिक मैनिपुलेशन, एप्लीकेशन। कंपाइलर, सिस्टम। सिस्टम। स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन। application, प्रिंटर ड्राइवर, सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम, क्यूआर कोड रीडर, एप्लीकेशन। system, एप्लीकेशन है ये। ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ जगहों में बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है, दैट कुड भी, कहीं कहीं सिस्टम भी आ सकता है, बट एप्लीकेशन इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। सिस्टम। सिस्टम एप्लीकेशन। ये यूटिलिटीज में था अंडर द सिस्टम बुक के हिसाब से देखें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। ओके। स्क्रीन सेवर, एप्लीकेशन। system, सिस्टम। सिस्टम। एप्ली सिस्टम। स्क्रीन सेवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। यस। स्क्रीन सेवर तो सिस्टम में आता है, अलग से नहीं करना पड़ता। गिव 3 जनरल फीचर्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको याद हो अगर। अगर आप दोनों स्क्रीन्स देख रहे हो मेरी। We do not need to download them. हम्म। We do not need to download them. ठीक है, उससे कोई बेहतर क्या क्या करता है वो Sir, they सिस्टम translate सॉफ्टवेयर? high level language into human language. आप लोगों को दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? अगर आप जाओ yes तो sir, Yes, yes. आईपैड वाली, उसमें लिखा हुआ है, उसमें आखिरी वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Control. controls the allocation and usage of hardware resources, हाँ, ये सही है। हाँ. और सेकंड लास्ट बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है? Provides human provides a प्रोवाइड अ human, कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, है ना। सर हम और GUI लिख सकते हैं इसकी जगह HCI की तरह कोई ग्राफिकल इंटरफेस। प्रोवाइड्स अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस और प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फिर वो इस कमांड लाइन को बाहर कर दोगे ना, कमांड लाइन भी तो उसी कैटेगरी का हिस्सा है। ओके ओके एससीआई के अंदर तो दोनों आते हैं ना। ओके जी। थर्ड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? required to allow hardware and software to run without problems, तो बस ये 3 फीचर्स हो गए इसके। और पार्ट बी, जनरल फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका क्या होगा? user can execute software as and when they require. वेरी It can गुड, be stored as a single program or a suite of programs or वेरी गुड, used to program various applications on a computer. है ना। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने आपके साथ ये शेयर की हुई है इसकी मार्किंग, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ये आ गया, ठीक है। तो ये इसके 2A 2 भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। वापस आते हैं। गिव 3 यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कौन कौन से होते हैं भाई यूटिलिटी प्रोग्राम्स? बहुत सारे देखे थे हमने। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Calculator, वेरी गुड, एंटीवायरस, कैलकुलेटर, 2 हो गए ये तो। नोटपैड। calendar, नोटपैड, कैलेंडर, और जो दैट्स इट। बैकअप जो बुक के हिसाब से जो लिखे हुए थे वो कौन कौन से थे? स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर था, वेरी गुड। एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस, वेरी गुड। उसके अलावा बैकअप सिक्योरिटी स्क्रीन सेवर टेस्ट बैकअप, वेरी गुड। फ्रेगमेंट। हाँ, बैकअप के अलावा क्या है, नजर आ रहा है? वायरस चेकर, डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क कंटेंट एनालिसिस, फाइल कंप्रेशन, फाइल मैनेजमेंट, बैकअप, सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड स्क्रीन सेवर। पेंट भी हो सकता है, यूटिलिटी होता है, बट ये कि अगर हम इस तरह के ये वाले जो नाम लिखेंगे ये ज्यादा बेहतर है। वो मैं एग्जाम्पल देने के लिए तो समझाता हूं तुम्हें, बट जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो स्क्रीन सेवर का लफ्ज यूज करना है, ये अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा, फाइल कंप्रेशन इज अ गुड एग्जाम्पल, वायरस चेकर इज अ गुड एग्जाम्पल, डिफ्रेगमेंटेशन, बैकअप, ये सारी की सारी उसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। रिकॉल हो गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, इसके लिए कुछ चीजें पहले करानी होंगी आपको। अच्छा, चौथा सवाल तो किया जा सकता है, वो क्या था? दैट इज द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डू यू रिमेम्बर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? लास्ट क्लास में हम कहाँ तक गए थे? इट स्टोर्स द बायोस। इनपुट फंक्शंस ऑफ आउटपुट ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। सिस्टम, हाँ।
हाँ, 5 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक गए थे? यूटिलिटीज तक थे हम लोग, जी। या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए थे हम? नहीं, शायद नहीं आए थे। नहीं आए थे। नहीं आए थे सर। हाँ, तो बस फिर यहाँ से नहीं यूटिलिटीज सर। चलो फिर यहाँ से हम देखते हैं। तो अब आप ये बताओ कि सेकंड स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस। सो सेकंड स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर वो HCI डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो टू द सेकंड स्क्रीन, यहाँ से हम शुरू करेंगे अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पे आते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने करवाया हुआ है टू द नोट्स, यूटिलिटीज को तो हमने कर लिया था। और तो यूटिलिटीज तो ये बहुत सारी हैं जो आपको यहाँ जितनी भी नजर आ रही हैं, वो सब की सब यूटिलिटीज हैं, जिसमें स्क्रीन सेवर आ गया, सिक्योरिटी आ गया, बैकअप आ गया, वायरस चेकर आ गया, डी फ्रेगमेंटेशन आ गया। ये भी करवाऊंगा अभी मैं आपको कि डी फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा, सो अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी डीप में दी हुई हैं इतनी, लेकिन इसको हम बस समझेंगे क्या है। जैसे वायरस चेकर की बात करता है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसका काम क्या होता है? ये बैकग्राउंड में, यानी आपके बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है, और एंटीवायरस, मतलब बैकग्राउंड में चलता है और आपके कंप्यूटर को किसी भी पोटेंशियल वायरस के लिए चेक करता है कि कोई वायरस अटैक तो नहीं आया हो। अब उसमें ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं, एक एंटीवायरस के कौन कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं। दे चेक सॉफ्टवेयर और फाइल बिफोर दे रन और लोडेड ऑन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में रन और लोड होने से पहले ये क्या करता है? चेक कर लेता हूं उन तमाम फाइल्स को। अच्छा, अब इसमें एक चीज क्या आती है, होता ये कि हर एंटीवायरस के अंदर एक डेटाबेस होती है। जब भी एंटीवायरस इंस्टॉल होता है तो उसमें एक डेटाबेस होती है, और वो डेटाबेस, उसमें नोन वायरसेस की डेफिनेशन मौजूद होती है। तो जब भी कोई प्रोग्राम, कोई वायरस आता है तो वो आने वाले वायरस को डेटाबेस के वायरसेस के साथ कंपेयर करता है। अगर वो मैच कर देता है तो वो उस वायरस को डिटेक्ट करके या तो क्वारंटीन कर देगा या तो डिलीट कर देगा, जो भी उस वक्त कर सकता है वो करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज है दैट इज कॉल्ड हेरिस्टिक चेकिंग। तो कोई पढ़ के बता सकता है यहाँ पे इसी लाइन में कि इससे क्या बात समझ में आती है? व्हाट इज दैट हेरिस्टिक चेकिंग? ये क्या चीज है? यस मिनल। ह्यूरिस्टिक चेकिंग में यही हो रहा होता है कि जैसे एक वायरस होता है, वो आपकी कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल बहुत सी फाइलों की डुप्लीकेट बना देता है। सो द वायरस चेकर इन दिस केस विल सी दैट इफ द वायरस वर्क्स इन अ सर्टेन वे, अगर वो कैसे काम कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इट हैज ऑन अ कंप्यूटर, और उसको वो लेकर वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है व्हाट काइंड ऑफ वायरस दिस मे बी। वेरी गुड। देखो, हर वक्त तो लाजिम नहीं है कि आपके एंटीवायरस के पास सारी डेफिनेशंस मौजूद हो, आपके एंटीवायरस के पास तमाम वायरसेस की डेफिनेशन हो। तो इसलिए एक ह्यूरिस्टिक चेकिंग वो होती है कि वो ये चेक करता है सॉफ्टवेयर को कि क्या सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कुछ ऐसा तो नहीं है जो पॉसिबल एंटीवायरस की तरफ जा रहा हो। यानी वायरस डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपकी कोई फाइल, कोई सर्टेन प्रोग्राम कुछ गलत बिहेव करना शुरू कर गया है, ऑटोमेटिकली फाइल्स को डिलीट करने लगा है, आपके पास उस वायरस की डेफिनेशन नहीं है, बट ये सारी चीजें हो रही हैं जो पोटेंशियल वायरस में होती हैं, तो फिर उसके लिए ह्यूरिस्टिक चेकिंग की जाती है। आपके डेटाबेस के अंदर वो वायरस की डेफिनेशन नहीं होती, तो ह्यूरिस्टिक चेकिंग क्या करता है? डेफिनेशन ना होने के बावजूद भी वो वायरसेस को चेक कर रहा होता है कि कहीं ऐसे वायरसेस तो नहीं है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो अगर वो पहुंचा रहे होते हैं तो फिर वो उसको पकड़ता है एंड डिटेक्ट करने के बाद उसको क्वारंटीन कर देता है। तो कह रहे ना, एनी पॉसिबल फाइल और प्रोग्राम्स विच आर इन्फेक्टेड। आपके पास वायरस डेफिनेशन नहीं थी, आपके एंटीवायरस में जो एक नया वायरस आया उसकी डेफिनेशन नहीं थी, फिर भी आपका एंटीवायरस हर फाइल को चेक करता है, और अगर वो फाइल उसको सस्पेक्टेड लगती है, उस चीज को वो हेरिस्टिक चेकिंग कहता है, और सस्पिशियस होने पे वो उसको उठा के क्वारंटीन कर देता है, साइड पे ले जाता है।
तो वो उन फाइल्स को या तो ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देता है, ठीक है, या फिर उनको क्वारंटीन कर देता है। एक चीज तो ये चीज आ गई। एक और चीज होती है फॉल्स पॉजिटिव। ये क्या चीज हो सकती है? सर कुछ फाइल ऐसी होती हैं जो अफेक्टेड नहीं होती है, लेकिन उसको फिर भी वो क्वारंटीन कर देता है, और एग्जैक्टली वो exactly. बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, मतलब सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके वायरस को ऐसा लगता है कि भाई ये जो है ना पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, ठीक है ना। तो कहता है अलाउ द यूजर टू मेक डिसीजन अबाउट डिलीशन ऑफ द फाइल। इट इज पॉसिबल दैट द यूजर नोज दैट द फाइल और प्रोग्राम इज नॉट इन्फेक्टेड बाय वायरस। दिस इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। इज वन ऑफ द ड्रॉबैक कि आप यूजर को समझ, यानी एंटीवायरस कभी कभी ऐसा भी कर देता है कि कोई ऐसी फाइल भी है जो पोटेंशियल थ्रेट नहीं है, लेकिन आपका एंटीवायरस उसको पकड़ के डिलीट कर देता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपने अप टू डेट रखना है। जो भी नए वायरसेस आ रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, नए नए वायरसेस आ जाते हैं। अगर आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करके रखोगे तो आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं अभी छोड़ के आगे जाऊंगा। जब ये डिटेल में आएगा तो हम इसको आगे डिटेल में कर लेंगे। तो मैंने इसकी शायद एग्जाम्पल भी दी हो आपको कि डीफ्रैग, किसी को याद है? अगर मेरी बात याद रहेगा, ये डीफ्रैगमेंटेशन से लेके क्या चीज होती है ये? सर ये टाइडी करता है पूरी डिस्क को, हार्ड डिस्क ड्राइव को। देखो, जैसे तुम्हारा रूम है, अब उसमें तुम सामान लाते भी हो और वहां से सामान निकलता भी है, बाहर भी करते हो सामान को। तो ऐसा होता है कि जैसे हार्ड डिस्क में हाउ मच पॉइंट यू शुड नो अबाउट द वायरस चेकर, आपको हर चीज के बारे में तकरीबन 3-3 4-4 पॉइंट जरूर पता होने चाहिए। किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज को लेके आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको हर चीज के बारे में इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, जो अब बात हो रही है वो हो रही है अबाउट द डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन ऐसा होता है, उसकी मैंने एग्जांपल कुछ इस तरह से दी थी कि जैसे आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हो तो लोग बड़े स्कैटर्ड बैठे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही खुतबा शुरू हो जाता है या फिर जमात खड़ी होने लगती है, तो फिर क्या होता है, सब के सब लोग ऑर्गेनाइज होके आगे बढ़ते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि पीछे सफों में बहुत सारी जगह बच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो डाटा था वो अनऑर्गेनाइज था। तो डिफ्रेगमेंटेशन में ऐसे ही होता है कि जब डिफ्रेगमेंट कह रहा है ना, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि डाटा फ्रेगमेंटेड की अगर मैं बात करूं, फ्रेगमेंटेड, तो फ्रेगमेंटेड का मतलब ये कि डाटा जो है वो अनऑर्गेनाइज है, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे भी डाटा आ रहा है वो वैसे ही हार्ड डिस्क में रख दिया जाता है, और हार्ड डिस्क में बहुत सारी खाली जगहें बीच में रह जाती हैं। तो जब आप डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर चलाते हो तो वो उन खाली जगहों को बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज कर देता है और एक बड़ी सी जगह स्पेस आपके लिए बचा लेता है। वो होता है डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसका पूरा एक आगे एक सवाल है, तो हम उसको उसी में देख लेंगे। बैकअप सॉफ्टवेयर तो एक आसान सी चीज़ है। तो बैकअप सॉफ्टवेयर में तो आपको सिंपल सिंपल पता होता है कि आपका हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सहूलत आपको देता है बैकअप की। इसमें ये होता है कि एक स्केड्यूल बन जाता है। आप अपनी मर्जी से बताते हो कि डेली बेसिस के ऊपर स्केड्यूल बना दिया आपने कि रात 9 बजे आपका बैकअप बन जाए, ताकि अगर आपका कोई भी डाटा लॉस हो तो आप उस बैकअप से अपने पुराने डाटा को ऑब्टेन कर सको। ये थोड़ा सा याद रख लेना कि टोटल सिक्योरिटी के लिए, यानी अगर आप बैकअप बना रहे हो तो टोटल सिक्योरिटी के लिए ना 3 तरीकेकार होते हैं। ये शायद सवाल पूछ ले कि भाई टोटल सिक्योरिटी के लिए, आदम ये जो डिफ्रैगमेंट है ना, ये मैं तुम्हें आगे इसी में डिटेल में बता दूंगा। तो इसी की एक एग्जाम्पल डिफ्रैगमेंटेशन, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ एंड में, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो टोटल सिक्योरिटी के लिए 3 वर्जन होने चाहिए अगर आप अच्छी सिक्योरिटी चाहते हो। तो आप या तो, अब एक क्या कहता है, द करंट वर्किंग वर्जन। जैसे मेरे लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं और प्रॉपर सारे सॉफ्ट, देखो नया लैपटॉप जब हम लेते हैं, नई ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसमें इंस्टॉल होता है तो हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुद करने होते हैं। जैसे फॉक्सिट हो गया पीडीएफ के लिए, जूम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मुझे एमएस ऑफिस करना पड़ेगा, मुझे गूगल क्रोम इंस्टॉल और डाउनलोड करना पड़ेगा। बैकअप का फायदा ये होता है कि जो आपका करंट वर्किंग स्टेट में होता है ना सिस्टम, बैकअप एग्जैक्टली उसकी इमेज बना लेता है, और इमेज बनाने के बाद आपकी ही हार्ड डिस्क या एसएसडी में उसको स्टोर कर लेता है। जैसे
सी के अंदर अमूमन आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है, तो आप डी के अंदर वो बैकअप बना लेते हो कि इनकेस अगर सी ड्राइव में विंडोज खराब हो जाए तो डी से बैकअप उठा लूँ। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है लोकली बैकअप वाला। लोकली बैकअप में आप अपना डाटा उसी हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर करते, बल्कि किसी पोर्टेबल एसएसडी में करते हो। पहले वाले तरीके में आप सेम हार्ड डिस्क के अंदर थे, सेम हार्ड डिस्क के दूसरे पार्टीशन में थे। दूसरे वाले में आप पोर्टेबल एसएसडी यूज कर रहे हो। और तीसरे वाले में आप अपना बैकअप जो है वो रिमोट बना देते हो। रिमोट का मतलब ये होता है कि आप किसी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर वो डाटा स्टोर कर सकते हो। आप लोग अगर मेरी सेकंड स्क्रीन देख सको, कैन यू सी द सेकंड स्क्रीन? कैन यू सी माई सेकंड स्क्रीन? Yes, sir. उसके लिए आपको जाके सेकंड स्क्रीन को सिलेक्ट करना होगा, दैट ऐसे इज द नजर आ स्क्रीन 2। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता Yes, हूँ ना बैकअप, BACKUP बैकअप, ओपन करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि आप कहाँ करना चाहते हो। तो देखो लिखा हुआ भी आ रहा है बैकअप फाइल टू वन ड्राइव। मैं साइन इन करूंगा वन ड्राइव में और मेरा डाटा ऑनलाइन जाना शुरू हो जाएगा। बैकअप यूजिंग फाइल हिस्ट्री एड अ ड्राइव। एड अ ड्राइव का मतलब है कि मैं इसको किसी ड्राइव में, पोर्टेबल ड्राइव में स्टोर कर दूं। तो बैकअप को भी तीन तरीके से जो है वो बना लिया जाता है। अभी जो एक आपका सवाल था अबाउट डिफ्रैगमेंट वाला, वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। डिफ्रैगमेंट में बच्चों ये होता है, अभी एक सवाल आ रहा था कि किसी को डिफ्रैगमेंट नहीं समझ में आया। किस किस को डिफ्रैगमेंटेशन समझ में नहीं आई थी? किसको डिफ्रैगमेंटेशन समझ में नहीं आई थी? तो ये देख लो, डिफ्रैगमेंटेशन ऑफ हार्ड डिस्क। स्क्रीन आ रही है, गूगल क्रोम की स्क्रीन सबके सामने है। Yes, sir. यस yes, बच्चों sir. ये देखो, ये है बेसिकली उसकी प्रैक्टिकल, या ये कह सकते हो विजुअलाइजेशन के। जब आपकी हार्ड डिस्क है ना, यहाँ देखो, ये आ गई। क्या आप बिफोर और आफ्टर का फर्क देख पा रहे हो? किस तरह से बीच बीच में आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस देखो, इसने नीचे वाली जगह को मोर ऑर्गेनाइज कर दिया। तो डिफ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि आप जब आप ज़ाहिर है गेम खेल रहे हो, कोई मूवी ला के डाउनलोड करते हो, कोई प्रोग्राम लेके आते हो, तो जब वो प्रोग्राम जैसे ही यानी कोई भी प्रोग्राम फाइल लेके आते हो तो वो हार्ड डिस्क में बस ऐसे ही स्टोर हो जाती है। तो अगर आप देखो तो ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्क डीफ्रैगमेंट। डिस्क डीफ्रैगमेंट, ये यूटिलिटी प्रोग्राम पे ही बात कर रहे हैं हम। तो ये जब हम ओपन करेंगे तो हमारी हार्ड डिस्क में जो मुसलसल आना और जाना डाटा का लगा रहा है, उसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज हो जाती है, उसके लिंक्स वगैरह अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो डिस्क डीफ्रैगमेंट सॉफ्टवेयर ये करता है। यहाँ देखो सॉलिड स्टेट एसएसडी लगी हुई है मेरी, मैं अगर यहाँ पे इसको डी को ऑप्टिमाइज करूंगा तो ये मेरे डाटा को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, कोई भी डाटा अगर इधर उधर को डिलीट हुआ है उसको डिलीट कर देगा, कोई फाइल एक जैसी कंटीगस फाइल्स हैं उनको एक साथ कर देगा। तो डीफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड डिस्क को जो है ना वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज रखता है। तो देर आर सो मैनी पिक्चर्स यू कैन सी। इसकी ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, चलो ये देख लो। आई थिंक दिस विल एक्सप्लेन, दिस विल गिव यू अ बेटर इल्यूजन। नजर आ रहा है बिफोर डीफ्रैगमेंटेशन और आफ्टर? क्या फर्क नजर आ रहा है आदम? ये जो बिखरा पड़ा हुआ है डाटा आपका, आफ्टर डिफ्रैगमेंटेशन उसने उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर दिया। क्या कहते हो? क्लियर हो रहा है भाई? मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, ठीक है ना। तो ये आई थिंक ये एक अच्छी एग्जांपल आपको इसकी समझ में आ गई हो। सो हम वापस आते हैं टुवर्ड्स दैट साइड। तो ये तो हमारा बैकअप वाली बात भी हो गई। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में वो मैनेज करता है एक्सेस कंट्रोल, किसको क्या कितना एक्सेस देना है, यूजर अकाउंट्स को बनाना, आईडी पासवर्ड्स देना।
एक आपने वो बना लिया, क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, बाकी आपने गेस्ट बना लिए, ये हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, लिंक्स इनटू अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सच एज वायरस चेकर। तो ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वायरस चेकर और स्पाईवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी करता है ताकि आपका डाटा किसी भी किस्म के थ्रेट से बचा रहे, क्योंकि वो डाटा को मीनिंगलेस बनाता है। और ओवरसी द अपडेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये भी देखता है कि जो भी अपडेट्स आ रही हैं क्या सही अपडेट्स आ रही हैं, लेजिटिमेट सोर्स से आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपडेट के नाम पे कोई गलत फाइल आ गई और वो मेरे सिस्टम को करप्ट कर दे या खराब कर दे। तो ये भी एक वो था हमारे पास यूटिलिटी। स्क्रीन सेवर देखो ज्यादातर पुराने जमाने में इस्तेमाल इसलिए होते थे कि आपको दोबारा सेकंड स्क्रीन पे आना होगा कि ना, पहले सीआरटी मॉनिटर्स इस्तेमाल होते थे। जरा स्क्रीन पे आ जाओ। तो सीआरटी मॉनिटर पे एक चीज होती थी फास्फोर बर्न, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गन के मैकेनिज्म पे चलते थे, इलेक्ट्रॉन गन के। तो आप देखोगे कि ये बंद होने के बाद भी इन पे निशानात रह गए, जो भी स्क्रीन डिस्प्ले हुआ होगा, जो भी आउटपुट आ रहा होगा, तो आप देख सकते हो कि ये उसके ऊपर इसके निशानात रह गए, या ये कह सकते हो कि उसका इम्पैक्ट रह गया। तो सीआरटी मॉनिटर के ऊपर जैसे कोई पैकमैन खेल रहा था, तो ये चीज आ गई फॉस्फोर बर्न। फॉस्फोन बर्न पे ये होता था कि जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर होता था स्क्रीन पे आपकी, तो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले मिलता था। तो अब समटाइम ऐसा होता है कि आप हर वक्त कंप्यूटर यूज नहीं करते, आप कोई अपडेट लगा के चले गए, ठीक है, कोई डाउनलोड हो रही है और आपको सिस्टम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाउनलोडिंग चल रही है, तो अब आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होता था, फिर आपका स्क्रीन सेवर काम में आता था कि वो एक तो आपकी पावर कम लेता था, ठीक है ना। तो ये जो उसने ऊपर वाली कहानी इसमें बयान की है वो फास्ट फोन बन वाली है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्क्रीन सेवर सिंपल सिंपल ये करता है कि जब आपका कंप्यूटर आइडल स्टेट पे होता है या वो पीछे उसको कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है और स्क्रीन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो फिर स्क्रीन सेवर काम करता है। तो ये उसकी बेसिकली लाइन है कि आर ऑफन यूज टू एक्टिवेट यूजफुल बैकग्राउंड टास्क दैट कैन ओनली गो व्हेन द कंप्यूटर इज एन आइडल स्टेट। अगर पीछे वायरस स्कैन चला रहे हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है आपने, तो आप का स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। तो इससे ये भी फायदा होता है कि वो आपकी पावर भी कम लेता है। डिवाइस ड्राइवर में एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, हालांकि मैंने यूटिलिटी में आपको बताया था। किसी को डेफिनेशन याद है, कोई बताएगा क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने डिवाइस ड्राइवर की? डिवाइस ड्राइवर हेल्प्स टू कम्युनिकेट हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर। है ना। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कम्युनिकेट कराता है किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और जो भी डाटा उस डिवाइस से आ रहा होता है उसको ट्रांसलेट करके देता है कंप्यूटर को। तो ये जो पहली लाइन है ये इसकी डेफिनेशन है। डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट डाटा इनटू द फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर को डाटा ट्रांसलेट करके देता है। तो डिवाइस ड्राइवर कौन कौन से हो सकते हैं? डिवाइस ड्राइवर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हार्डवेयर, कैन बी डिवाइस ड्राइवर तो कम्युनिकेट, डिवाइस ड्राइवर तो खुद करवा रहे हैं ना, तो कैन बी रिकॉग्नाइज बाय हार्डवेयर तो नहीं होगा ना। तो ये हो सकता है कि डिवाइस ड्राइवर इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर, वो तो खुद एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। ये याद रखो ना, डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट विद ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है वो। यानी अगर आप कोई प्रिंटर लाके लगा दो और उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल ना करो तो वो चलेगा ही नहीं। तो पेपर के अंदर उसमें वर्कबुक में एक सवाल जरूर आया हुआ है कि भाई डिस्क्रिप्टर क्या होता है, डिस्क्रिप्टर क्या होता है। अजान शुरू हो गई है, 2 मिनट दो, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, तो वापस आते हैं। एक सवाल हमारे पास जरूर बनता है कि भाई डिस्क्रिप्टर क्या है। तो डिस्क्रिप्टर आपके पास सिंपल क्या है, डिस्क्रिप्टर बताता है, ठीक है, यूएसबी डिवाइस, जैसे यूएसबी बस है ना, यूएसबी बस का मतलब है जो यूएसबी पोर्ट होती है आपके पास, ठीक है। तो यूएसबी बस को ये बताना है कि भाई न्यूली कनेक्टेड डिवाइस है क्या। तो आप ये कह सकते हो
कि डिस्क्रिप्टर दो चीजें बताता है। नंबर वन, इट इंक्लूड द वेंडर आईडी। ठीक है, जब भी कोई नई डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्ट होती है, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो डिवाइस ड्राइवर में डिस्क्रिप्टर होता है। और डिस्क्रिप्टर के पास दो चीजें होती हैं, वेंडर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। वेंडर आईडी का मतलब एचपी, डेल, लिनोवो, और प्रोडक्ट आईडी जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और फिर एक यूनिक सीरियल नंबर। इफ अ डिवाइस हैज नो सीरियल नंबर एसोसिएटेड विद इट, यूएसबी लगाई और सीरियल नंबर नहीं था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल ट्रीट द डिवाइस एज अ न्यू एवरी टाइम इज प्लग्ड इनटू। पहली दफा अगर आप यूएसबी वगैरह कनेक्ट करते हो तो वो शायद थोड़ी देर में सॉफ्टवेयर उसका फटाफट आपको इंस्टॉल करके आपसे कहता है कि योर न्यू डिवाइस इज रेडी टू यूज। और अगर पहले ही से कनेक्ट हुई हुई होती है तो उसके पास डिस्क्रिप्टर में आपका वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और यूनिक सीरियल नंबर होता है। उसकी वजह से आपको फिर अपने डिवाइस को बार बार रिकॉग्नाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर की यूएसबी पोर्ट को आपने कंप्यूटर से लगाया, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टर क्या करेगा, उसका वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और यूनिक सीरियल नंबर, ये तीन चीजें रिकॉर्ड कर लेगा। अब आपका प्रिंटर आपके पीसी से कनेक्ट है। अब जब जब आप पीसी से, आपका प्रिंटर पीसी से कनेक्ट है, अब जब जब आप प्रिंटर कनेक्ट करोगे, यूएसबी लगाओगे या यूएसबी निकाल भी लेके दोबारा लगाओगे, तब भी आपके प्रिंटर की इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में मौजूद होगी। क्योंकि एक बार आप अगर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, अमूमन कुछ चीज़ों का तो बाय डिफॉल्ट होता है डिवाइस ड्राइवर, कुछ चीज़ों के लिए आपको करना पड़ता है। प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा अलग से अगर लाके लगाते हो तो उनके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कीबोर्ड माउस प्लग एंड प्ले होते हैं, कहते हैं ना प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब है आप लगाओ तो उसके ऑटोमेटिकली पहले ही से ड्राइवर आपके लैपटॉप में या पीसी में मौजूद होते हैं, उनके लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, सर कोई सवाल? जैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे कि कोई फेक कंप्यूटर, फेक मतलब कीबोर्ड्स हो, तो जब यूएसबी प्लग इन होती है, अगर वेंडर आईडी, सारे कंपनीज उसके अंदर नाम दिए हुए होते हैं, अगर वो फेक कोई कंपनी करने के लिए होता है। भाई थोड़ी आवाज लैग करी थी तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे दोबारा से रिपीट करोगे? सर मैं कह रहा हूँ अगर कोई फेक वेंडर हो, तो वेंडर आईडी सारी उसके अंदर प्लग इन होती है कि कौन किसका, जैसे कि एप्पल का अलग होगा, लॉजिटेक का अलग होगा, ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। और वेंडर फेक क्यों होगा भाई? एचपी, डेल, लिनोवो सब बनाते हैं डिवाइसेस। ना मतलब ना, तुम जो भी खरीद जैसे के कि लाओगे। जैसे कि डेल बनाता है लैपटॉप वगैरह, तो उसका पता है कि वो बनाता है। लॉजिटेक हो गया, लॉजिटेक के कंप्यूटर्स आते हैं। लॉजिटेक के कीबोर्ड माउस तो आते हैं ना, तो उसका हाँ, वेंडर कीबोर्ड। आईडी तो होगा ना। अगर उसी की तरह कोई ऐसा एक और हो जो मतलब फेक वो बनाता हो, और अगर हमने खरीद लिया, उसका कोई नहीं, नाम ऐसा नाम कुछ होता है होगा। नहीं, मतलब असल में ये जो कोई प्रैक्टिकल सी चीज नहीं है कि कोई फेक बनाता होगा। कीबोर्ड बना रही है कंपनी तो अपने नाम से ही बना रही है, डेल, लिनोवो, यानी कीबोर्ड बनाने वाली कोई भी कंपनी कोई फेक चीज तो बनाएगी नहीं ना। जो कंपनी रजिस्टर्ड है, जो बनाती हैं, उनके डिवाइस ड्राइवर हमेशा इंटरनेट पे मौजूद होते हैं। तो अगर इनके आपके लैपटॉप में नहीं भी है तो वो आपसे कहेगा यार इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। तो बस सिंपल सिंपल आपकी वेंडर आईडी जाएगी, वेंडर आईडी से उसको पता चल जाएगा, यानी आपकी यूएसबी जो बस है, जो यूएसबी बोर्ड है, उसको पता चल जाएगा इसका वेंडर आईडी ये है। वो आपको जब आप करोगे अपडेट सॉफ्टवेयर तो इंटरनेट पे जाके उस वेंडर आईडी को तलाश करेगा। वेंडर आईडी लेट्स सपोज 129 आ रही है, 129 इज अ वेंडर आईडी ऑफ लॉजिटेक, तो लॉजिटेक का कीबोर्ड का ड्राइवर वो इंस्टॉल कर लेगा। सर ऐसा है। हाँ जी। सर जो स्पेसिफिक जो हाई एंड लैप कीबोर्ड माउस होते हैं उनके अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं उनको मॉडिफाई और वो करने के लिए। उनके सारे फीचर्स अगर प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हाँ, फिर आगे, अब्दुल अजीज। सर तो वही पूछा था कि जो पर वो बिल्ट इन तो वो चलते ही नहीं पूरे फिर, काउंट नहीं होंगे सर। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो नॉर्मल जो हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं वो तो प्लग एंड प्ले लगाओगे, तो उसके लिए तो तुम्हें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी से पहले तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। लेकिन जो एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड होगा या गेमिंग कीबोर्ड्स होगा, उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना, मतलब उसमें कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि अपनी ट्रैकर बॉल भी होती है उसके साथ उसकी, और कुछ अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो आपके पीसी में नहीं होगा, उसको आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल आपके पास अगर सवाल आता है कि भाई डिस्क्रिप्टर क्या होता है, ठीक है, तो आप कह दोगे कि जितनी भी डिस्क्रिप्टर के बारे में आप ये लिखोगे, ऑल यूएसबी डिवाइस ड्राइवर कंटेन अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस कॉल्ड डिस्क्रिप्टर। यानी इंफॉर्मेशन जो डिवाइस के हवाले से कलेक्ट होती है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टर।
और डिस्क्रिप्टर में तीन चीजें होती हैं, वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और यूनिक सीरियल नंबर। सवाल यही आया था कि डिस्क्रिप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप बताओगे वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और यूनिक सीरियल नंबर। ये आपका यूटिलिटी का सारा जो भी था खत्म हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे अंदर रू होती है, वैसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड बोथ द एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन कैन बी रन। भाई मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे लैपटॉप में, तभी तो मैं जूम चला पा रहा हूँ, तभी तो मैं पीडीएफ शेयर कर पा रहा हूँ। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस भी देता है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ और सामने आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। तो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, एप्पल, मैक, गूगल एंड्रॉइड, ये सब होते हैं। सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो पूरी हायरार्की सी बनी हुई है यहाँ पर आपके सामने, ये जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बता रहा है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस देता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग हो रही है, इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं मेरे और साथ साथ काम हो रहा है। प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स चला पाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट भी देता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, बाकी सारे गैस बन जाए। मैनेजिंग फाइल, आप राइट क्लिक करके फाइल्स को सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय टाइप, फाइल को रीनेम करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को कॉपी करना, कट करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है आपको। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट, जो भी नई डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो सब का सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी है। मेमोरी मैनेजमेंट की एक अच्छी एग्जांपल है कि आपके पास, आपने एक यूएसबी लगाई और उससे आप डाटा कॉपी कर रहे हो। वो डाटा था 8 GB का, आपकी डी ड्राइव के अंदर जो जगह बचती है वो 6 GB की है। आप अपनी ड्राइव जो आपने यूएसबी लगाई है उससे 8 GB का डाटा कॉपी करने लगते हो डी ड्राइव में, आपके पास आगे क्या एक्शन परफॉर्म होगा। मेरा सवाल समझ आया? 8 GB का डाटा यूएसबी में मौजूद है, 6 GB डी ड्राइव में अवेलेबल स्पेस है। आप 8 GB को कॉपी करके राइट क्लिक करके डी में ले जाके पेस्ट करते हो, क्या ऑप्शन आएगा? एक्सीड, नॉट एन स्पेस। नॉट इनफ स्पेस। मेमोरी मैनेजमेंट है तभी तो है कि आप उसकी स्पेस से ज्यादा उसमें डाटा डाल रहे हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट की एक एग्जांपल हो गई। आपका कंप्यूटर कभी अचानक चलते चलते बंद हो जाता है, मेमोरी डंप लिखा हुआ आ जाता है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है, मेमोरी एरर लिखा हुआ आ जाता है, फिर दोबारा रिस्टार्ट हो जाता है, सही हो जाता है। दिस इज इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग की एक और चीज होती है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे लगाते हो और डाउनलोड पे लगाने के बाद आप अपने दूसरे कामों में लग जाते हो। तो जब आपका ऑपरेटिंग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो पॉपअप विंडो आती है कि योर डाउनलोड हैज बीन कंप्लीटेड, ऐसे करके कुछ आ Yes, जाता है। sir. ये इंटरप्ट की एग्जाम्पल है। हम अभी पढ़ेंगे कि इंटरप्ट में तीन चीजें होती हैं। इंटरप्ट का मतलब ऐसा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कोई अचानक से मुझसे आके बात करने लग जाए, इंटरप्ट हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो, आपके घर में कोई आपसे आके बात करने लग जाए, इंटरप्ट होगा। तो इंटरप्ट तो होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इंटरप्ट नहीं होता ना, तो हम मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते थे। तो इंटरप्ट हैंडलिंग भी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नंबर 9, सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी देता है, आईडी पासवर्ड भी लगा सकते हो आप। तो ये है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे सवाल दिखाया था, कैन यू चेंज योर स्क्रीन टू द अदर वन, जहाँ पे एक सवाल आपके सामने आ रहा हो कि राइट ऑन द 5 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्क्रीन चेंज करो, सवाल ह्यूमन है। कंप्यूटर इंटरफेस, हाँ, ह्यूमन ये आ रहा कंप्यूटर है। इंटरफेस। हाँ, तो अभी हमने देखा ना। मल्टीटास्किंग। हाँ, और देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या क्या कर सकता है। मैनेजिंग फाइल्स, Memory management. देखो ये सारा लिखा मेमोरी हुआ आ रहा मैनेजमेंट, है। एरर हैंडलिंग, मल्टीटास्क। एग्जैक्टली, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस दे रहा है,
मल्टीटास्किंग कर सकते हो, Security management. एरर हैंडलिंग कर सकते हो, वेरी गुड। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तीन चीजें तो याद कर लो, फाइल, हार्डवेयर, मेमोरी और सिक्योरिटी। चलो 4 हो गई। तो ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है, साथ साथ आपके सवाल भी यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। अच्छा जी, अब सर मेरा एक सवाल था, वो आप चेस्ट चेक कब के देंगे? टेस्ट हो गए चेक, मैंने शायद नहीं सुना हो, मैंने कहा था मुझे सब जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हुए हैं वो एक मैसेज कर देना, तो मैं उसी के ऊपर आपके टेस्ट जो है वो भेज दूंगा। We just has to write or question can also come to define it। हाँ बिल्कुल आ सकता है, डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तभी आगे जाके जो है ना, इस बुक के अंदर भी देखोगे तो एक एक दो दो लाइनों का आ सकता है, कोई एग्जाम्पल आप इसकी दे सकते हो। तो अब आप लोग बच्चों वापस आओ टू दैट स्क्रीन। तो ये तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक है। इसके बाद जो एक चीज है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। अच्छा, एक चीज मैं अगर बीच में आपको और शो कराऊं, जस्ट अ मोमेंट। ये चीजें हैं डिफाइन, जिसके जितने अभी सवाल पूछा था कि सर इसके बारे में आ सकता है, तो इसका जवाब देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि जो चीजें अभी हमने बुलेट्स में पढ़ी हैं उसके पॉइंट्स यहाँ गिवन है, ठीक है। जैसे हमने ये जितने सारे पढ़े हैं ना, 9 पढ़े हमने, तो इसके आपको 2 2 3 3 पॉइंट इनफ है। जो आप प्रिपेयर कर सकते हो वो 2 2 3 3 पॉइंट इनफ है। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की ही बात कर रहा है, तो मेमोरी मैनेजमेंट इस चीज को देखता है कि 2 प्रोग्राम्स एक ही मेमोरी ना ले रहे हो। तो आप इसमें 2 पॉइंट याद रख लो, जैसे कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशंस, तमाम मेमोरी लोकेशंस का ट्रैक रखता है। एक काम तो ये करता है। अब एक चीज हम चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी, वर्चुअल मेमोरी, याद हो तो कह रहा है ना, मैनेज द प्राइमरी स्टोरेज रैम एंड अलाउ डाटा टू बी मूव बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब भी किसी प्रोग्राम को चलाना होता है तो पहले रैम में लाना होता है, फिर रैम से वो मतलब पहले हार्ड डिस्क से लोड होता है और फिर आपकी रैम में आता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट ये काम करता है। तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा है, कैरी आउट मेमोरी प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट टू कंपीटिंग एप्लीकेशन कैन नॉट यूज द सेम मेमोरी। HCI स्किप नहीं किया है, जो हम अभी ये देख रहे थे ना सारे टास्क, तो सवाल था कि सर दो दो मतलब हम कितना इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आ गया कि मैं आपको ये जितने भी सारे गिवन है इसके 2 2 3 3 पॉइंट समझा दूँ, ताकि आप वो याद कर लो, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो मैंने ये बता दिए कि ये देखना, मैं सारी मेमोरी लोकेशंस का ट्रैक रखना, ये देखना कि 2 कंपीटिंग एप्लीकेशन सेम मेमोरी इस्तेमाल ना करें, और डाटा हार्ड डिस्क से लेके आना। मैनेज द, जो पहला पॉइंट है, दैट इज मैनेज द प्राइमरी memory that is RAM and allow data to be moved between RAM and hard disk। ये नोट्स ड्राइव पे अपलोडेड है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डाटा कॉन्फिडेंशियल हो, डाटा की अवेलेबिलिटी हो और डाटा की इंटीग्रिटी हो, यानी डाटा कंप्लीट हो। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये जो बुलेट से 3 3 याद कर लो। जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एक्सेस राइट्स, कि कौन कौन आपके सिस्टम का को इस्तेमाल कर सकता है, एक बात। बाकी उसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स को चेक कर रहा होता है कि कौन कौन सी अपडेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये काम भी वो कर देता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपको ऑफर करता है कि भाई रिकवरी ऑफ डाटा, कि इनकेस अगर डाटा लॉस्ट हो जाए तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हर पॉइंट को पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन पहले ही गिवन है, ठीक है।
अब जैसे हार्डवेयर मैनेजमेंट में क्या है, हार्डवेयर मैनेजमेंट में ये है कि तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करती है। नंबर वन, हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डिवाइस ड्राइवर के जरिए। एक बात, यूजेस डिवाइस ड्राइवर टू टेक डाटा फ्रॉम अ फाइल, ठीक है, यानी डिवाइस ड्राइवर का को इस्तेमाल करता है और डाटा लेता है फाइल से और उसके बाद उसको उस फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। यानी जो डाटा आपकी हार्डवेयर डिवाइस दे रही है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जबान में जो लेके आता है वो डिवाइस ड्राइवर लेके आता है। ये बात हो जाएगी। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में ये भी देखता है कि जो भी हार्डवेयर रिसोर्स है उसको क्या प्रायोरिटी दी गई है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो और ऑफिस में 10 लोगों को एक प्रिंटर दिया गया है, तो उसमें से जो बॉस है उसकी जो प्रिंटर की क्यू प्रायोरिटी है वो पहले होनी चाहिए कि अगर सारे लोग एक साथ प्रिंट भेजें तो बॉस का प्रिंट पहले निकले। तो प्रायोरिटीज भी जो देना होता है टास्क की, वो भी हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट देखता है। फाइल मैनेजमेंट, ये बड़ा आसान काम है। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइल को नाम देना, ठीक है, उसको क्या कह रहा है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, फाइल का क्रिएट होना, ओपन होना, डिलीट होना, मूव होना, ये सारा काम फाइल मैनेजमेंट का है। ठीक है, उसके अलावा इस बात को इंश्योर करना कि फाइल के ऊपर पासवर्ड वगैरह तो नहीं लगा हो, एक्सेस राइट। तो फाइल मैनेजमेंट में ये भी होता है कि आपकी फाइल को प्रोटेक्ट भी करता है ये भी फाइल मैनेजमेंट का पार्ट है। मल्टीटास्किंग, एक वक्त में एक से ज्यादा काम करना, अलाउ कंप्यूटर टू कैरी आउट मोर देन वन टास्क, एक से ज्यादा टास्क मल्टीटास्किंग में आप कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीटास्किंग में आप कह सकते हो कि प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड व्हाइल इट इज रनिंग। मल्टीटास्किंग के अंदर का मतलब ये है कि मल्टीटास्क उसी वक्त कर सकते हो कि जब इंटरप्ट आ रहा हो। तो किसी भी प्रोसेस को आप प्रायोरिटी दोगे सो दैट इट कैन हैव रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी। तो मल्टीटास्किंग की वजह से ही आप वर्चुअल मेमोरी जो है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद जो है आखिरी है मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट। तो मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि आप एक ही पीसी लैपटॉप में एक से ज्यादा अकाउंट क्रिएट करो। तो कंप्यूटर अलाउ मोर देन वन यूजर टू लॉग इन टू द सिस्टम, एक से ज्यादा लोग लॉग इन कर सकते हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो इम्पोर्टेंट डाटा है वो एक यूजर का दूसरे यूजर से मुख्तलिफ अलग अलग रहे और वो सेपरेट पार्ट में रहे। आपका कोई छोटा भाई है वो गेम्स वगैरह इंस्टॉल करता रहता है, उसकी वजह से आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है, उसमें वायरसेस आ जाते हैं। आपने खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन के उसको गेस्ट अकाउंट दे दिया या उसका अपना अकाउंट दे दिया, तो उसमें एक्सेस राइट भी रहेंगे कि वो अपनी मर्जी से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सके। तो ये वाला काम भी होता है। तो इसमें जब आप यूजर अकाउंट मैनेजमेंट देते हो तो आप कस्टमाइज कर सकते हो स्क्रीन लेआउट को, ठीक है, अपने सेपरेट फोल्डर और फाइल्स बना सकते हो। तो अमूमन ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है कोई एक अकाउंट और उसके बाद वो बाकी अकाउंट्स को भी देख रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करना, डिलीट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ये सारे के सारे काम कर सकता है। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस पे बात करेंगे। कमांड लाइन है और सारी चीज़ें हैं और फिर हाई लेवल लेवल। तो होपफुली इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक तक इस चैप्टर को ख़त्म करें। तो होपफुली बच्चों समझ में आया हो। फीडबैक छोड़ जाना, जिसका सवाल है वो रुक जाए। अल्लाह हाफिज टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।